आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो कि बेसिक प्रोग्रामिंग है सी प्लस प्लस के अंदर जो हम सीख रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के और इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू। आज इसका तीसरा लेक्चर है और इससे पहले हम लोग जो है 2 लेक्चर्स मैं इसके ऊपर डिलीवर कर चुका हूँ। लेक्चर पे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरा ये चैनल जिसके ऊपर ये वीडियोस पड़ी हैं इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। विद इन दिस वीडियो, ड्यूरिंग दिस वीडियो, इस एरिया के अंदर यहाँ पे कहीं पे आपको जो है वो सब्सक्राइब का बटन नज़र आ जाएगा। आपने जस्ट उसको क्लिक करना है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नंबर 2, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखें, स्टार्ट टू फिनिश। इसको फ़िलहाल डाउनलोड करने की कोशिश ना करें। वीडियो एनालिसिस यूट्यूब के अंदर मुझे बताया जा रहा होता है कि आपकी जो वीडियोस हैं उनका जो वॉच ड्यूरेशन है, एवरेज वॉच ड्यूरेशन, वो बहुत कम है, जिससे हम अंदाज़ा होता है कि वीडियो जो है उसको आप लोग डाउनलोड कर लेते हो। तो वीडियो को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो कहीं पे नहीं जा रही, यहीं पे रहेगी, डिलीट नहीं होगी। आप इसको फ्यूचर में जाके कभी भी इसको डाउनलोड करना चाहें तो आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो अभी के लिए आप इस वीडियो को कम्प्लीटली जो है वो यूट्यूब के ऊपर देख लें। ये आपसे एक रिक्वेस्ट थी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक और देखेंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम किस तरीके से लिख पाएंगे। इससे पहले कि मैं प्रोग्रामिंग की तरफ चलूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ चलूं, बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें थ्योरेटिकली डिस्कस करनी पड़ेंगी ताकि आप इस टॉपिक को समझ सकें। देखिए, लाइफ के अंदर बहुत दफ़ा आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म के डिसीजंस लेने पड़ते हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशंस के। आप मिसाल के तौर पे आपने ये डिसीजन लिया है कि इफ इट रेन्स टुमारो देन आई विल नॉट गो टू द कॉलेज। ठीक है, अब देखें, आपने डिसीजन ले लिया कि भाई मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगा अगर बारिश हुई तो इसमें आपका जो डिसीजन है वो बेस कर रहा है ऑन अ सर्टेन कंडीशन कि इफ इट रेन्स। ठीक है, कि अगर बारिश हुई, ये आपकी कंडीशन है और आपने कहा कि अगर बारिश हो रही है या अगर बारिश हुई सुबह तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। तो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन यू विल डिसाइड कि आइदर यू विल गो टू कॉलेज और नॉट। तो ये आपकी कंडीशन जो है इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। अब आप कंडीशन में आपने बोला कि इफ इट रेन्स एंड इट रियली इज रेनिंग टुमारो, तो आपकी कंडीशन जो होगी कि इफ इट रेन्स वो आपकी ट्रू हो जाएगी। और ट्रू होने के ऊपर आपने डिसाइड किया हुआ है कि आई विल नॉट गो टू द कॉलेज। इसी तरीके से आपकी ये जो कंडीशन है कि इफ इट रेन्स इट कैन बिकम फॉल्स एज वेल, कि लेट सपोज कल को अगर बारिश नहीं हो रही होती तो आपकी जो कंडीशन है ना कि इफ इट रेन्स, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। और फॉल्स होने के केस पे आपने जिस तरह से कहा था कि इफ इट रेन्स, तो आपने कहा था कि आई विल नॉट गो टू द कॉलेज। तो अगर बारिश नहीं होती है तो फिर ऑब्वियसली यू विल हैव टू गो टू द कॉलेज। तो इसी तरीके से दिस वाज अ वेरी सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल। इसी तरीके से डेली लाइफ के अंदर आप लोग हर वक्त किसी न किसी किस्म का कोई ना कोई डिसीजन ले रहे होते हैं बेस्ड ऑन सम सर्टेन कंडीशन। और अगर कंडीशन ट्रू हो रही होती है तो आप एक तरह का काम कर रहे होते हैं, और आपकी अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है यानी कि आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आप किसी दूसरे किस्म का काम कर रहे होते हैं। सेम इज द केस इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको जिस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग इफ स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसको यूज करने के लिए सी प्लस प्लस के अंदर वी मेक यूज ऑफ द इफ स्टेटमेंट। देखिए, यहां पे मैंने ये इफ लिखा है और ये इफ जो है वो आपका सी प्लस प्लस का कीवर्ड है। और कीवर्ड और रिजर्व वर्ड्स जितने भी होते हैं आप उनको
उसी तरीके से लिखोगे जैसे कि उनका केस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई और एफ जो है वो दोनों स्मॉल है, तो आपने भी अपने प्रोग्रामिंग के दौरान इन दोनों लेटर्स को स्मॉल लिखना होगा। इफ के बाद स्मॉल, ये जो ब्रैकेट आपको नजर आ रही है, पैरेंथेसिस, ये स्टार्ट होंगी और इसके अंदर आप अपनी कंडीशन लिखोगे। इसके अंदर पैरेंथेसिस में आप अपनी कंडीशन लिखोगे और इसके बाद अपनी इस पैरेंथेसिस को क्लोज कर दोगे। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस कंडीशन के ट्रू होने पे आपकी इस इफ कंडीशन के फौरन बाद जो आपने स्टेटमेंट लिखी है, सी प्लस प्लस का जो कोड लिखा है, वो कोड आपका एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, तो आपका ये जो कोड है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपकी उस केस में एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि ये जो ब्रैकेट के अंदर ये जो हमने कंडीशन लिखी है या कंडीशन जो हम लिखेंगे, तो वो कंडीशन हम किस तरीके से लिखेंगे। तो उसके लिए, उसको समझने के लिए सी प्लस प्लस के अंदर एक सेट ऑफ ऑपरेटर्स हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस। तो इसी तरीके से कंडीशंस लिखने के लिए इफ की बॉडी या इफ के बाद ये जो ब्रैकेट है पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखने के लिए आपको सेट ऑफ ऑपरेटर्स की जरूरत है, जिनका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर्स। उन रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम डिस्कस करेंगे और जब आप उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लोगे, जब उसकी डिस्कशन हो जाएगी, तो फिर हम जो है इस काबिल हो जाएंगे कि हम प्रोग्राम लिख सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर यहाँ पे हमारे पास जो है एक टेबल बना हुआ है, इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल टेबल है। मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं सी प्लस प्लस के अंदर, वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए इस टेबल के अंदर यहाँ पे ऊपर लिखा है दिस एक्सप्रेशन, तो ये आपकी डिफरेंट किस्म की रिलेशनल या कंपैरिजन एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं सी प्लस प्लस के अंदर। और ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि x हमारे पास एक वेरिएबल है और y भी हमारे पास एक वेरिएबल है। तो दिस एक्सप्रेशन और आगे लिखा हुआ है इज ट्रू इफ, यहां पे इसको भी एक्सप्लेन किया गया है। देखिए आपके पास ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है, x आपके पास एक वेरिएबल है, y आपके पास एक वेरिएबल है, और दरमियान में ये जो ऑपरेटर लगा है ना, ये दो इक्वल टू के साइन है। ये दो इक्वल टू के साइन, फिर इसी तरीके से ये नीचे देखें, ये आपके पास कुछ एक है, एक साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू का साइन, फिर यहाँ पे ये लेस देन का साइन, यहाँ पे ये ग्रेटर देन का साइन, यहाँ पे ये लेस देन का साइन है, साथ में इक्वल टू का साइन, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन, साथ में इक्वल टू का साइन। तो ऑल दीज आर बेसिकली लिस्ट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस, और इन्हीं रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम यूज करते हुए प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने जो इफ स्टेटमेंट डिस्कस की थी और इसमें जो हमने लिखा था दिस कंडीशन इज ट्रू, तो यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर ना हमें इन्हीं रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करते हुए अपनी कंडीशंस को लिखना पड़ेगा। अपनी कंडीशंस हम यहाँ पे लिखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ओके जी, तो पहला जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो है जी इक्वालिटी का। बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये अपने लेफ्ट हैंड साइड पे पड़े हुए वेरिएबल x की वैल्यू को और राइट हैंड साइड पे पड़े हुए वेरिएबल y की वैल्यू को आपस में कंपेयर कर रहा है और इनकी इक्वालिटी को कंपेयर कर रहा है। ये देख रहा है कि क्या x की वैल्यू और y की वैल्यू वो आपस में बराबर हैं या नहीं है। देखिए आपकी ये कंडीशन बन गई ना, x इज इक्वल टू y, यानी कि इफ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ y, तो आपकी ये कंडीशन जो है ये तब ट्रू होगी अगर वाकई में x और y की वैल्यू आपस में बराबर है। अगर x और y की वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है तो ये कंडीशन जो है आपकी ये क्या हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी। और इसके आगे लिखा हुआ है कि यार आपकी ये कंडीशन दिस एक्सप्रेशन, यानी कि ये कंडीशन आपकी इज ट्रू, ये हमेशा ट्रू होगी अगर x की वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ y, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की है। तो ये डबल इक्वल टू का साइन, दो इक्वल टू के साइन, ये आपके बेसिकली सी प्लस प्लस के अंदर कहलाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है और ये दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए, या ये भी हो सकता है कि दो कांस्टेंट्स की वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए भी यूज हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इसके राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे कोई एक वेरिएबल हो
और इसके अदर साइड के ऊपर जो है वो कोई एक कांस्टेंट वैल्यू हो, ठीक है। तो इन तमाम चीजों को, इन तमाम पॉसिबिलिटीज को भी हम अपने लेक्चर्स के अंदर आगे चल के डिस्कस करेंगे। अगला जो आपका ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज नॉट इक्वल टू। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन है, ये आपको टाइप करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट की प्रेस करनी पड़ेगी, और साथ में ये जो कीबोर्ड के ऊपर जो 1 की जो की है वो आपको प्रेस करनी पड़ेगी। तो बेसिकली एक्सक्लेमेशन मार्क और साथ में इक्वल टू का साइन, दिस ऑपरेटर, दिस रिलेशनल ऑपरेटर इज कॉल्ड एज नॉट इक्वल टू। आपकी ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाली एक्सप्रेशन कि ये जो कंडीशन है बेसिकली कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, ये कंडीशन कब ट्रू होगी भाई? ये कंडीशन तभी ट्रू होगी ना अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। अगर x और y की वैल्यू आपस में अगर बराबर हुई तो फिर ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। अगर x की वैल्यू y की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी। जैसे कि यहां पे आगे लिखा है कि इफ द वैल्यू ऑफ x इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ y, तो आपकी ये कंडीशन जो है ये क्या होगी? ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हमने लिखा है कि द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन द वैल्यू ऑफ y, तो ये आपका लेस देन का ऑपरेटर है। दिस इज द थर्ड रिलेशनल ऑपरेटर। और ये जो एक्सप्रेशन या ये जो कंडीशन है ना कि x इज लेस देन y, ये कंडीशन तभी ट्रू होगी अगर x की वैल्यू, ठीक है, अगर x की वैल्यू वाकई में y की वैल्यू से कम है तो आपकी ये जो एक्सप्रेशन, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। जैसे कि इसके सामने लिखा है कि ये कंडीशन कब ट्रू होगी? इफ द वैल्यू ऑफ x is less than the value of y, तो your condition will become true। नेक्स्ट आपका रिलेशनल ऑपरेटर कहलाता है ग्रेटर देन, ठीक है। अगर x की वैल्यू इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ y, तो योर कंडीशन, योर एक्सप्रेशन विल बिकम ट्रू। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे देखें, इस एक्सप्रेशन, इस कंडीशन के बिल्कुल सामने लिखा है कि ये कंडीशन कब ट्रू होगी? इफ द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ y। इसके बाद चलते हैं, अगला आपका रिलेशनल ऑपरेटर है जो कहलाता है लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू, इसमें आपकी ये जो कंडीशन है ये दो केसेस में ट्रू हो सकती है, ठीक है। बाकी ऊपर की जो 4 कंडीशंस हैं, ठीक है, जो हमने एक्सप्रेशंस डिस्कस की हैं इससे ऊपर, उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है। यहां पे 2 कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो आपकी ये जो एक्सप्रेशन होगी ये ट्रू हो जाएगी, इसकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। देखें अब यहां पे लिखा है ना x इज लेस देन और इक्वल टू y, ये कंडीशन कब ट्रू होगी? ये कंडीशन 2 केसेस में ट्रू हो सकती है, या तो x की वैल्यू लेस देन y हो या x की वैल्यू इक्वल टू y हो। यानी कि ये अगर पूरी कंडीशन अगर मैं पढ़ूं, पूरी एक्सप्रेशन अगर मैं पढ़ूं, तो इस तरीके से मैं पढ़ सकता हूं कि द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू y। और इंग्लिश का वर्ड है, और का मतलब है या, यानी कि या तो x की वैल्यू लेस देन y हो या x की वैल्यू बराबर हो y के, तो आपकी ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। और इसके सामने लिखा है कि दिस कंडीशन विल बिकम ट्रू इफ x इज लेस देन और इक्वल टू y, कि x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू y हो तो आपकी ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। इसी तरीके से जो अगला आपका जो रिलेशनल ऑपरेटर है, वो रिलेशनल ऑपरेटर आपका कहलाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। जिस तरीके से प्रीवियस आपके इस कंडीशन के अंदर जो आपका रिलेशनल ऑपरेटर था वो बेसिकली 2 कंडीशंस को चेक कर रहा था, इसी तरीके से ये वाला जो रिलेशन ऑपरेटर है ये कहलाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये बेसिकली चेक करेगा कि ये कंडीशन आपकी बेसिकली चेक करेगी कि क्या कहीं x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन y तो नहीं है, या x की वैल्यू जो है वो इक्वल टू y तो नहीं है। यानी कि 2 कंडीशंस हैं इसके अंदर। ये वाली जो आपकी कंडीशन है ये ट्रू होगी 2 केसेस के अंदर, इफ द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, कि x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन y हो या x की वैल्यू जो है वो y के बराबर हो, तो दोनों केसेस के अंदर आपकी जो कंडीशन है वो कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी? वो ट्रू हो जाएगी। तो दीज आर डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर्स। एक दफा फिर से बता देता हूं, दिस इज कॉल्ड एज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड एज नॉट इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड एज लेस देन, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेटर देन, दिस इज कॉल्ड एज लेस देन और इक्वल टू, एंड दिस रिलेशनल ऑपरेटर इज कॉल्ड एज ग्रेटर देन और इक्वल टू। आई होप कि ये मैं आपको समझा पाया हूंगा।
और ये जो कंडीशंस जिस तरीके से लिखी है ना, x इज इक्वल टू वाई, x इज नॉट equal to y, x is greater than y, x is less than y, x is greater than y, x is less than or equal to y, x is greater than or equal to y. तो ये जो कंडीशंस हैं आपने लिखनी होंगी इस if के बाद, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, जहां पे लिखा है ना दिस कंडीशन इज ट्रू। तो कंडीशन लिखने का तरीका वो भी हमने देख लिया कि कंडीशन हम किस तरीके से लिख पाएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कुछ प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस ऑन दी इफ स्टेटमेंट। ठीक है, कि इफ स्टेटमेंट की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस को हम लोग देख लेते हैं, जिससे हम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट वाला प्रोग्राम जो है वो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम देख लेते हैं जी। लिखा है इसमें कि while परचेजिंग सर्टेन आइटम्स फ्रॉम अ स्टोर और मे बी फ्रॉम अ शॉप, ठीक है, अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज ऑफर्ड, a discount of 10% is offered if the quantity purchased is more than 1000। देखें, ये नॉर्मल रूटीन की प्रैक्टिस है कि आप जब किसी दुकान के अंदर जाते हो, ठीक है, और उससे जब आप बल्क में चीजें खरीदते हो तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। यहां पे प्रोग्राम ये कह रहा है कि आपको जी 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने कोई खास चीज, उसकी क्वांटिटी जो है वो अगर 1000 से ज्यादा हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इफ द क्वांटिटी एंड प्राइस, ठीक है, अब देखें आगे लिखा है कि अगर क्वांटिटी यानी कि आपने कितनी आइटम्स खरीदी हैं, 1000 खरीदी हैं, 5000 खरीदी हैं, 500 खरीदी हैं, और प्राइस पर आइटम, ठीक है, और प्राइस पर आइटम आर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब कि यार आपने जो चीजें खरीदी है ना वो आपका टोटल एक्सपेंस बनेगा। अब देखिए प्रोग्राम आपसे कहेगा स्टार्ट में कि एंटर द क्वांटिटी ऑफ द आइटम्स परचेज्ड, आपने क्वांटिटी एंटर कर दी, और फिर उसके बाद कहेगा कि आपसे प्रोग्राम पूछेगा कि एंटर द प्राइस पर आइटम, तो आपने प्राइस पर आइटम भी एंटर कर दिया फ्रॉम द कीबोर्ड। तो ये क्या करेगा, प्रोग्राम आपका चेक करेगा कि यार क्वांटिटी की वैल्यू देखो, ये क्वांटिटी जो मतलब आपने जो आइटम्स परचेज किए हैं क्या उनकी क्वांटिटी 1000 से ज्यादा तो नहीं है। अगर 1000 से ज्यादा है तो आपको टोटल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, वरना आपको 10% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करते हैं कि हम जो है वो प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। उसके लिए मैं जो हूं कोड ब्लॉक्स को ओपन कर लेता हूं। जब तक कोड ब्लॉक्स ओपन नहीं होता मैं इस वीडियो को पॉज कर लेता हूं। ओके डियर स्टूडेंट्स, कोड ब्लॉक्स हमारे पास ओपन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि फाइल मेन्यू पे जाएंगे, न्यू के ऑप्शन में जाएंगे, और यहां से हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, कंसोल एप्लीकेशन गो C++। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट का टाइटल दिया कि इस प्रोजेक्ट का टाइटल मैं देता हूं इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इसको नेक्स्ट कर लेते हैं और यहां से इसको फिनिश कर देते हैं। इफ स्टेटमेंट, ये आपका प्रोजेक्ट है, सोर्सेस, ठीक है, इसको मैंने एक्सपैंड किया, main.cpp फाइल आपको नजर आ रही होगी, मैं इसको डबल क्लिक कर लेता हूं, और यहां पे ये जो सी आउट स्टेटमेंट है इसको मैं फिलहाल के लिए रिमूव कर लेता हूं, और अपने प्रोग्राम इसमें जो फॉन्ट है इस फॉन्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। अपने प्रोग्राम की तरफ जरा चलते हैं दोबारा से, ठीक है, एक नजर इसको देख लेते हैं। ठीक है जनाब, ये हमारा प्रोग्राम है। इसमें पहले तो ये देख लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि यार आपका जो है वो कितने वेरिएबल्स आपको रिक्वायर्ड हैं और उनकी टाइप क्या होगी। तो एक वेरिएबल तो आपको चाहिए होगा कि क्वांटिटी के लिए। अब क्वांटिटी जो है वो इंटीजर हो सकती है, वो फ्लोट नहीं हो सकती, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि यार मैंने 4.5 थैले जो है ना वो आटे के लिए है, ठीक है, या 4 होंगे या 5 होंगे। तो क्वांटिटी जो है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा। एंड प्राइस पर आइटम, ठीक है, दिस पर्टिकुलर वेरिएबल टू होल्ड द प्राइस या टू स्टोर द प्राइस पर आइटम, ये अब फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकता है। तो हमें तो एक तो ये है कि 2 वेरिएबल्स हमें चाहिए, एक क्वांटिटी के लिए और एक प्राइस के लिए। और इसके बाद हमें टोटल अपने एक्सपेंसेस जो है ना वो फाइंड आउट करने के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए होगा, जिसको मैं क्या कर लूंगा, फ्लोट पॉइंट ले लूंगा। तो मैं अपने प्रोग्राम में चलता हूं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ क्वांटिटी के नाम से, इंटीजर क्वांटिटी, और फ्लोट टाइप के मैं 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ। एक का नाम रख देता हूँ प्राइस और एक का नाम रख देता हूँ एक्सपेंसेस। इसके बाद क्या करते हैं कि यूजर को ना एक मैसेज देते हैं कि एंटर दी
क्वांटिटी, ठीक है, एंटर द क्वांटिटी ऑफ आइटम्स परचेस्ड, कि आपने जो आइटम परचेज किए हैं ना उसकी क्वांटिटी जरा इनपुट कर लो। और यहां पे मैं लिख देता हूं एंड एल, ताकि नेक्स्ट लाइन के ऊपर आपका क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो इनपुट हो जाए। तो सी एन स्टेटमेंट है, क्वांटिटी की वैल्यू को स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका नाम मैंने क्वांटिटी ही रखा है। तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे सी एन स्टेटमेंट के बाद क्वांटिटी लिख देता हूं, ताकि यूजर जो है वो जो भी वैल्यू इनपुट करे वो क्वांटिटी वेरिएबल के अंदर चली जाए। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा कि यूजर से कहूंगा नेक्स्ट लाइन के ऊपर कि एंटर दी प्राइस पर आइटम, कि एक आइटम की प्राइस कितनी है वो एंटर कर लो। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहां पे एंड एल का कैरेक्टर लगा देंगे और सी एन स्टेटमेंट यूज करेंगे। उसके लिए हमने वेरिएबल बनाया हुआ है ऑलरेडी प्राइस के नाम से, प्राइस पर आइटम की वैल्यू को ये स्टोर करेगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमने इसके अंदर डाल दी। अब जनाब मेन चीज आपके प्रोग्राम की यहां से शुरू होती है। ठीक है, कि while purchasing certain items a discount of 10% is offered if the quantity purchased is more than 1000, कि अगर आपकी क्वांटिटी जो है ना वो अगर 1000 से ज्यादा है, अगर आपने 1000 से ज्यादा आइटम्स परचेज किए हैं, तो आइटम्स आपने नंबर ऑफ आइटम्स जो आपने परचेज किए हैं उसकी वैल्यू कहां स्टोर्ड है, उसकी वैल्यू तो क्वांटिटी वेरिएबल में स्टोर्ड है। तो मैं क्वांटिटी वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करूंगा 1000 के साथ, कि अगर क्वांटिटी वेरिएबल में 1000 से ज्यादा वैल्यू पड़ी है तो 10% का डिस्काउंट दे दो। ठीक है, ना सिर्फ डिस्काउंट दे दो बल्कि प्रोग्राम जो है वो क्या करेगा कि प्रोग्राम जो है इट विल ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंसेस, आपके एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट करेगा। तो इसका हमको करने के लिए मुझे यहां पे फील हो रहा है कि मुझे यहां पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि होगा डिस्काउंट के नाम से। ठीक है, एक वेरिएबल मुझे बनाना पड़ेगा जो कि डिस्काउंट के नाम से होगा। ठीक है, तो यहां पे बना लेते हैं इस वेरिएबल को डिस्काउंट, और इसको मैं स्टार्ट में 0 से इनिशियलाइज करता हूं। अब यहां पे आपके पास जो आपने आइटम्स परचेज करने थे उसकी क्वांटिटी आ गई, आपने जो आइटम परचेज करने थे उसकी प्राइस आ गई। तो अब आप यहां पे चेक कर सकते हो कि भाई क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है। अगर क्वांटिटी की वैल्यू या क्वांटिटी वेरिएबल की वैल्यू अगर 1000 से ज्यादा है तो 10% का डिस्काउंट दे दो। अगर क्वांटिटी वेरिएबल की वैल्यू 1000 से ज्यादा नहीं है तो 0% का डिस्काउंट दे दो। ठीक है, यानी कि 0 डिस्काउंट दे दो। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इफ, ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को गौर से देखें, इफ के बाद ब्रैकेट लगेगी और यहां पे मैं लिखता हूं इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1000, इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1000 तो क्या करो कि डिस्काउंट वेरिएबल में 10% का मतलब है 0.1 डाल दो। ठीक है, और यहां पे आखिर में डिस्प्ले कर दो कि यूजर को टोटल उसके एक्सपेंसेस जो थे वो कितने, यानी कि आइटम परचेज करने को जो है ना जब हम कहते हैं तो वो उसके यूजर के एक्सपेंसेस होता है। तो ये इस स्टेटमेंट हमने लिख दी, हमने कहा यार क्वांटिटी की वैल्यू अगर 1000 से ज्यादा हो तो डिस्काउंट के अंदर ना 0.1 डाल दो, और अगर 1000 से ज्यादा नहीं होगी तो आपका प्रोग्राम कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो आखिर में आके हम यहां पे कह देते हैं कि एक्सपेंसेस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं एक्सपेंसेस, वेरिएबल हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है एक्सपेंसेस के नाम से, कि यार आपका टोटल खर्चा कितना हुआ है। एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर यहां पे मैं लिख देता हूं क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। ये तो आपकी ओरिजिनल जो एक्सपेंसेस बनते हैं वो होंगे, और इसमें से हम माइनस कर देंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है जी, और आखिर में हम क्या करेंगे कि यूजर को उसके एक्सपेंसेस जो है ना सी आउट स्टेटमेंट में हम यूजर को उसकी जो एक्सपेंसेस हैं वो डिस्प्ले कर देंगे कि आप क्या टोटल इतना खर्चा है। ठीक है, तो लिख देते हैं यहां पे योर टोटल एक्सपेंसेस आफ्टर गिविंग यू
अ डिस्काउंट ऑफ, और डिस्काउंट की वैल्यू किस वेरिएबल में पड़ी होगी, डिस्काउंट नाम के वेरिएबल में, इज इक्वल टू, और हमने एक्सपेंसेस की वैल्यू दिखानी है तो इसलिए मैं यहां पे एक्सपेंसेस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। ओके, इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूं, इसको मैं रन कर लेता हूं, और इसके बाद मैं इसको रन करने के बाद आपको इसका आउटपुट जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा, और आउटपुट एक्सप्लेन करने के बाद मैं फिर आपको लाइन बाय लाइन इस प्रोग्राम को रन करके दिखाऊंगा। तो इसको रन कर लेते हैं जी, बिल्ड कर लेते हैं जी पहले। ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम, ठीक है, क्वांटिटी वेरिएबल की जो नाम है वो सही नहीं है, वो गलत लिखा हुआ है। ओके, दोबारा बिल्ड कर लेते हैं इसको। ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम एनी मोर। तो अब मैं इसको रन कर लेता हूं, ठीक है। ये कह रहा है एंटर द क्वांटिटी ऑफ आइटम्स परचेज। लेट्स सपोज मैं कहता हूं यार मैंने ना 500 आइटम्स परचेज किए हैं। एंटर द प्राइस पर आइटम, मैं कहता हूं यार प्राइस पर आइटम है जी 2.5, ठीक है, और एंटर करता हूं तो ये कह रहा है कि योर टोटल एक्सपेंसेस आफ्टर गिविंग यू अ डिस्काउंट ऑफ 0, क्योंकि 0 ही डिस्काउंट मिलेगा ना आपको, डिस्काउंट जो है वो आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि डिस्काउंट तो आपको तभी मिलेगा 10% का अगर आपकी जो क्वांटिटी ऑफ आइटम्स परचेज्ड है वो अगर 500 से ज्यादा हो। तो देखिए इसने क्या किया, इसने 500 आपके आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स 500 को मल्टीप्लाई किया प्राइस पर आइटम के साथ जो कि 2.5 है, ठीक है। तो डिस्काउंट इसमें से यानी कि 0 डिस्काउंट है तो 0 माइनस हुआ, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 2.5 ओरिजिनल आपको दिखा दिया 1250 कि ये आपका खर्चा हुआ है। इसको दोबारा से रन कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1000। अब देखें, ये याद रखें कि डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा अगर आइटम्स जो आपने परचेज किए हैं उनकी वैल्यू जो है या जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं दे शुड बी ग्रेटर देन 1000 पे भी आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, यानी कि कम से कम 1001 आइटम्स होंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो इसको एंटर कर लेते हैं। प्राइस पर आइटम लेट्स सपोज मैं कहता हूं 2.75, ठीक है, एंटर किया तो ये कह रहे हैं कि यार योर टोटल एक्सपेंसेस आफ्टर गिविंग यू अ डिस्काउंट ऑफ 0 इज इक्वल टू 2750। तो 2.75 को मल्टीप्लाई कर ले 1000 के साथ जो कि बनता है 2750, और वही 2750 जो आपका खर्चा हुआ है वही आपको कह रहा है कि आपका इतना ही खर्चा है विदाउट एनी डिस्काउंट, ठीक है। इसको एंटर कर लेते हैं। इस प्रोग्राम को एक दफा फिर से रन कर लेते हैं। एंटर द क्वांटिटी ऑफ आइटम्स परचेज। लेट्स सपोज मैं कहता हूं यार 1500 मेरी क्वांटिटी है ऑफ द आइटम्स जो कि मैंने परचेज किए हैं, और प्राइस पर आइटम जो है वो 5 है, ठीक है। एंटर किया तो कह रहे हैं कि योर टोटल एक्सपेंसेस आफ्टर गिविंग यू अ डिस्काउंट ऑफ 0.1, अब 0.1 का बेसिकली मतलब क्या होता है 10%, इज इक्वल टू 6750, ठीक है। 6750 रुपए आपने इसको पेमेंट करनी है आफ्टर अप्लाइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन योर टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है जी। ओके, अब इस प्रोग्राम को जरा देख लेते हैं गौर से कि इसमें क्या है। भाई आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है क्वांटिटी के नाम से, आपने फ्लोट टाइप का आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, प्राइस, एक्सपेंसेस, डिस्काउंट वेरिएबल को स्टार्ट में आपने 0 से इनिशियलाइज करना होगा। उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट है, एंटर द क्वांटिटी ऑफ आइटम्स परचेज्ड। जो भी आप आइटम्स परचेज कर रहे हो उसकी जो क्वांटिटी है वो जब आप इनपुट करोगे तो वो इस क्वांटिटी वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। देन एंटर द प्राइस पर आइटम, के भाई एक आइटम की क्या प्राइस है, तो वो आप प्राइस जब इनपुट करोगे तो वो इस प्राइस नाम के वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। इसके बाद ये इफ स्टेटमेंट है, इफ का मतलब है उर्दू में अगर, और आगे यहां पे क्या लिखी है, कंडीशन लिखी है कि अगर क्वांटिटी वेरिएबल की वैल्यू ज्यादा है 1000 से, अगर क्वांटिटी वेरिएबल की वैल्यू ज्यादा है 1000 से, तो क्या करो, डिस्काउंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दो। डिस्काउंट वेरिएबल की वैल्यू शुरू में 0 है, डिस्काउंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दो, डिस्काउंट वेरिएबल के अंदर डाल दो 0.1, ठीक है। तो अगर आपकी क्वांटिटी वेरिएबल की वैल्यू वाकई में 1000 से ज्यादा है तो आपकी यह स्टेटमेंट लाजमी तौर पे चलेगी, कंपलसरी है। अगर क्वांटिटी वेरिएबल की वैल्यू 1000 से ज्यादा नहीं है, या तो 1000 के बराबर है या 1000 से कम है, तो आपकी यह स्टेटमेंट कभी भी नहीं चलेगी। ये वही कंडीशन वाली बात है कि आप कह रहे हैं कि इफ इट रेन्स टुमारो देन आई विल नॉट गो टू द कॉलेज, देन आई विल नॉट गो टू द कॉलेज, एंड इफ इट
इफ इट डजंट रेन्स, तो यानी कि आपकी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो फिर तो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है ये जब तक ट्रू है, वेन एवर दिस कंडीशन इज ट्रू, आपकी ये स्टेटमेंट लाजमी तौर पे चलेगी। डिस्काउंट वेरिएबल की वैल्यू 0.1 हो जाएगी, क्योंकि डिस्काउंट मैं चाहता हूं कि 10% का डिस्काउंट मिले अगर क्वांटिटी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 1000 से ज्यादा है। तो अगर क्वांटिटी वेरिएबल की वैल्यू 1000 से ज्यादा नहीं है, या तो 1000 के बराबर है या 1000 से कम है, तो दिस स्टेटमेंट, दिस कोड, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट विल नेवर एग्जीक्यूट, ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसके बाद की जो स्टेटमेंट है ना, ये आपकी नॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं, ये नॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं आपकी सी प्लस प्लस की। आपने यहाँ पे एक्सपेंसेस नाम के वेरिएबल में लिखा कि एक्सपेंसेस इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। भाई आपने 1500 जो है ना, लेट सपोज आपने 1500 क्वांटिटी के अंदर कोई चीज खरीदी है और उसको, उसकी प्राइस आपने उसके साथ मल्टीप्लाई की, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ओरिजिनल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। इसमें से हम माइनस करेंगे आपकी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, कि आपकी जो प्राइस है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज के साथ, आपके डिस्काउंट के साथ। अगर आपकी डिस्काउंट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो अगर चेंज नहीं हुई, भाई देखें यहां पे शुरू में डिस्काउंट वेरिएबल की वैल्यू 0 है, यहां पे इफ क्वांटिटी इज नॉट ग्रेटर देन 1000, तो दिस स्टेटमेंट विल नेवर एग्जीक्यूट कि डिस्काउंट इज इक्वल टू 0.1। तो यहां पे डिस्काउंट की वैल्यू क्या होगी, पहले से 0 चली आ रही थी, अब भी 0 ही होगी, मींस कि आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट, ये क्या हो जाएगा सारा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट वेरिएबल में 0 पड़ा है। तो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ये आपके ओरिजिनल एक्सपेंसेस हैं, इनमें से माइनस होगा 0 क्योंकि आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपके एक्सपेंसेस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो सेट हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल क्वांटिटी वेरिएबल इज ग्रेटर देन 1000, तो डिस्काउंट वेरिएबल्स ओरिजिनल वैल्यू विच इज 0, इट विल बी चेंज टू 0.1, और फिर उसके बाद आपका ओरिजिनल एक्सपेंसेस यानी कि ओरिजिनल जो आपका खर्चा आया है, कि आपने अगर 1500 आइटम्स परचेज किए हैं, 2 रुपए पर आइटम है, तो आपका 3000 जो है वो टोटल खर्चा आया। इसमें से हम माइनस करेंगे आपका टोटल खर्चा 3000, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका जो डिस्काउंट है 10%, जो कि 300 बनेगा। तो 3000 में से 300 माइनस होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा एक्सपेंसेस वेरिएबल में, 2700। और इसके बाद सी आउट स्टेटमेंट में लिखा आएगा कि योर टोटल एक्सपेंसेस आफ्टर गिविंग योर डिस्काउंट ऑफ, डिस्काउंट वेरिएबल के अंदर डिस्काउंट की वैल्यू पड़ी होगी विच इज 0.1 इन केस के द क्वांटिटी ऑफ द आइटम इज ग्रेटर देन 1000 इज इक्वल टू, और आपके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो एक्सपेंसेस आपके यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये तो आपका था जी पहला प्रोग्राम, ठीक है। चलते हैं देखते हैं जो आपका सेकंड प्रोग्राम है उसमें क्या है। ओके, ये कह रहा है जी कि दी करंट ईयर, मतलब जो भी आपका करंट साल है, 2019 है, 2020 है, 2021 है, जो भी है वट एवर, एंड द ईयर इन विच द एम्प्लॉई ज्वाइंड द ऑर्गेनाइजेशन आर एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड। तो इसके लिए आपको 2 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, एक का नाम होगा करंट ईयर, एक का नाम होगा ज्वाइनिंग ईयर, ठीक है। और आगे फिर लिखा है if the number of years for which the employee has served the organization is greater than 3, then a bonus of rupees 2500 is given to the employee. If the years of service are not greater than 3, then the program should do nothing. देखिए आपका प्रोग्राम आपसे पूछेगा कि भाई करंट ईयर की वैल्यू इनपुट कर लो। आपने लेट सपोज इनपुट कर लिया, आप करंट ईयर चल रहा है 2020, तो आपने इनपुट कर लिया 2020, और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि उस साल की वैल्यू इनपुट करो जिसमें एम्प्लॉय जो था वो उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। तो आपने लेट सपोज इनपुट कर लिया 2018, ठीक है। तो यहां पे अब लिखा है कि यार अगर इफ द नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच द एम्प्लॉय हैज सर्व्ड द ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें नंबर ऑफ इयर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि यार ये बंदे ने कितने साल काम किया है। तो वो कैसे होगा, वो आपके करंट ईयर में से ईयर ऑफ ज्वाइनिंग माइनस हो जाएगा, तो आपका जो है वो नंबर ऑफ सर्विस आ जाएगी ना, कि उस बंदे ने इतने साल काम किया है। तो अगर उस बंदे ने 3 साल से ज्यादा काम किया हो, अगर उस बंदे ने 3 साल से ज्यादा काम किया होगा, तो उसका बोनस जो है वो 2500 होगा। और अगर उसने इफ द इयर्स ऑफ सर्विस आर नॉट ग्रेटर देन 3, अगर उसने 3 साल से ज्यादा काम नहीं किया, देन द प्रोग्राम शुड डू नथिंग, यानी कि उसको बोनस जो है ना 2500 का बोनस नहीं देगा प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके लिए हम इस तरह कर लेते हैं कि एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं, नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लें,
गो को सिलेक्ट कर लें, सी प्लस प्लस सिलेक्टेड है ऑलरेडी, नेक्स्ट कर लें, ठीक है। और यहां पे मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूं बोनस, नेक्स्ट कर लें, इसको फिनिश कर लें, इस फाइल को ओपन कर लें, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है इसको रिमूव कर लेते हैं, सॉरी ये जो सी आउट स्टेटमेंट है इसको रिमूव कर लेते हैं, और अपना ये जो फॉन्ट साइज है इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ओके जी, वेरिएबल्स हम लोग जो है डिक्लेयर कर लेते हैं इस प्रोग्राम के अंदर जो हमें रिक्वायर्ड है। इंटीजर टाइप का वेरिएबल है करंट अंडरस्कोर ईयर, फिर ज्वाइनिंग अंडरस्कोर ईयर, ठीक है। इस नाम से हमें चाहिए होगा एक वेरिएबल, और एक है सर्विस अंडरस्कोर ईयर्स। अच्छा जी, प्रोग्राम की तरफ दोबारा चलते हैं, देख लेते हैं प्रोग्राम के अंदर क्या हमने करना है। द करंट ईयर एंड द ईयर इन विच द एम्प्लॉय ज्वाइंड द ऑर्गेनाइजेशन आर एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड। कीबोर्ड के जरिए से हमने जो है वो करंट ईयर और ज्वाइनिंग ईयर जो है वो यूजर से हमने कहना है कि इनपुट कर लो। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे यूजर को एक मैसेज दे दूंगा, मैं कहूंगा कि प्लीज एंटर द करंट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन का कैरेक्टर आ जाएगा, और फिर यहाँ पे सी एन स्टेटमेंट है। सी एन स्टेटमेंट जो है मैं यहाँ पे चूंकि करंट ईयर इनपुट कर रहा हूं तो उसके लिए मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है करंट अंडरस्कोर ईयर के नाम से, ठीक है। तो करंट ईयर आपने इनपुट कर लिया। फिर मैं यूजर को बोलूंगा कि जनाब आप जो है ना ज्वाइनिंग ईयर इनपुट कर लें, प्लीज एंटर द ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग इनपुट कर लें कि आपने किस साल में यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में आपने ज्वाइनिंग दी थी। तो वो साल हमने इनपुट करने के लिए जो वेरिएबल हमने बनाया हुआ उस वेरिएबल का नाम है ज्वाइनिंग अंडरस्कोर ईयर। आपने करंट ईयर इनपुट कर दिया, लेट्स सपोज 2020, ठीक है। और आपने ज्वाइनिंग ईयर इनपुट कर दिया, लेट्स सपोज 2016। अब आपने क्या करना है, सर्विस ईयर्स जो है ना वो कैलकुलेट करने हैं कि कितना अरसा इस बंदे ने काम किया है। तो सर्विस ईयर्स जो है वो किसके बराबर होगा, जो करंट आपका ईयर है उसमें से हम लोग ज्वाइनिंग ईयर को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। लेकिन करंट ईयर है लेट्स सपोज आपके पास 2020 और ज्वाइनिंग ईयर है लेट्स सपोज आपके पास 2015। तो ये क्या करेगा, करंट ईयर 2020 में से 2015 माइनस कर देगा और रिजल्ट को सर्विस ईयर्स के अंदर स्टोर कर देगा। अब प्रोग्राम की तरफ दोबारा चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या करना है। आगे लिखा है इसमें प्रोग्राम के अंदर कि इफ द नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि जो सर्विस के जो साल हैं फॉर विच द एम्प्लॉय हैज सर्व्ड द ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रेटर देन 3 years, कि 3 साल से ज्यादा हो, देन अ बोनस ऑफ ₹2500 इज गिवन टू द एम्प्लॉय, कि उस एम्प्लॉय को 2500 रुपए का बोनस मिलना चाहिए। एंड इफ द ईयर्स ऑफ सर्विस आर नॉट ग्रेटर देन 3 देन द प्रोग्राम शुड डू नथिंग, ठीक है। कि अगर इस बंदे ने इसकी जो सर्विस ईयर्स हैं अगर वो 3 से ज्यादा हैं साल, ठीक है, तो क्या करो, आप इस एम्प्लॉय को क्या करो, बोनस दे दो, ठीक है। तो बोनस के लिए भी हमें एक वेरिएबल यहां पे चाहिए होगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा, वो मैं आखिर में यहां पे डिक्लेयर कर देता हूं बोनस के नाम से, ठीक है। तो अब आपका आ जाता है जी इफ स्टेटमेंट, कि अब आप चेक कर रहे हो कि उसकी जो नंबर ऑफ सर्विस ऑफ ईयर्स है जो कि सर्विस अंडरस्कोर ईयर्स वेरिएबल के अंदर पड़ा है, कि अगर वो 3 से ज्यादा हो तो 2 काम करने हैं। अब देखें, अगर आप ये चाहते हो कि इस इफ स्टेटमेंट की कंडीशन के ट्रू होने पे एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स अगर चलें तो फिर आप क्या करोगे, इफ की जो बॉडी है इसके बाद आप यहां पे करली ब्रेसेस लगा दोगे। देखिए मैं आपको अगर प्रीवियस प्रोग्राम में लेके चलूं तो यहां पे जब हमने डिस्काउंट वाला प्रोग्राम हमने जो किया था उसमें मैंने लिखा था इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1000, तो मैंने तो ये कहा कि यार सिर्फ इसी एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, इसी एक स्टेटमेंट को रन करना है, डिस्काउंट वेरिएबल के अंदर 0.1 डालना है। अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो एक ही स्टेटमेंट रन करने के लिए
आपको यहां पे ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट्स यहां पे ऑप्शनल है। लेकिन अगर आपने एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को रन करना है, इफ योर कंडीशन इज ट्रू एंड if your condition is true and you want to execute more than one statements, then you will have to write all those statements, those multiple statements within the curly braces। इसमें एक स्टेटमेंट है जी कि बोनस वेरिएबल में डाल दो 2500, तो भाई इसको बोनस मिलेगा, इसकी सर्विस ऑफ ईयर्स इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट कर दो सी आउट, ठीक है। सी आउट मैं यहां पे लिख देता हूं बैकस्लैश n स्टार्ट में ही, ताकि नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है कि द बोनस गिवन टू द एम्प्लॉय इज इक्वल टू, और बोनस जो है वो वैल्यू बोनस की किस में पड़ी है, बोनस वेरिएबल में पड़ी है, ठीक है। तो यहां पे प्रोग्राम की तरफ दोबारा चलते हैं। प्रोग्राम में आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि इफ द years of service are not greater than 3, कि अगर 3 से ज्यादा नहीं है सर्विस ऑफ ईयर्स, ठीक है, देन द प्रोग्राम शुड डू नथिंग। तो फिर प्रोग्राम को ना कोई कुछ भी नहीं करना, कोई चीज डिस्प्ले भी नहीं करनी, ठीक है। तो अब अगर आपकी सर्विस ऑफ ईयर्स जो है वो अगर 3 से ज्यादा है, तो आपकी ये दो स्टेटमेंट्स लाजमी तौर पे एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन अगर आपकी सर्विस ऑफ ईयर्स जो है वो 3 से ज्यादा नहीं है, ये कंडीशन अगर फॉल्स है, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई स्टेटमेंट भी आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी और ये रिटर्न 0 की स्टेटमेंट चलना शुरू हो जाएगी और आपका प्रोग्राम जो है वो आपको कहना स्टार्ट कर देगा कि एंटर एनी की टू कंटिन्यू। तो इस तरह कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम को पहले तो मैं सेव कर लेता हूं, इसको मैं बिल्ड कर लेता हूं टू सी इफ देयर आर एनी एरर्स। एरर्स कोई नहीं है, ठीक है। इस प्रोग्राम को अब मैं रन कर लेता हूं। प्लीज एंटर द करंट ईयर, भाई करंट ईयर तो 2020 है। प्लीज एंटर द ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, तो मैं 2018 इनपुट कर लेता हूं। तो 2020 माइनस 2018 सर्विस ईयर्स या टोटल नंबर ऑफ सर्विस कितने ईयर्स बनती है, 2 ईयर्स बनती है। 3 से ज्यादा है या 3 से कम है, 3 से कम है, तो इसलिए अब आपका प्रोग्राम विल डू नथिंग, यानी कि आपको किसी किस्म का कोई यहाँ पे मैसेज प्रिंट करके नहीं देगा, जस्ट कहेगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ठीक है। यानी कि आपका प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। इसको दोबारा रन कर लेते हैं। 2020 आपका करंट ईयर है और बंदा जो है ना वो 2015 में आया है, तो डिफरेंस कितना है, 5 साल का। अब 5 जो है वो 3 से ज्यादा है, लिहाजा आपकी चूंकि इफ कंडीशन ट्रू हो रही है, तो लिहाजा यहां पे लिखा हुआ है द बोनस इज गिवन टू द एम्प्लॉय इज इक्वल टू 2500, और फिर आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट होगा। अब देखते हैं इसको लाइन बाय लाइन। प्लीज एंटर द करंट ईयर, और करंट ईयर इनपुट करने के लिए आपने वेरिएबल बनाया हुआ है जिसका नाम है करंट अंडरस्कोर ईयर। आपने इसमें वैल्यू डाल दी 2020, तो वो वैल्यू 2020 इसमें चली जाएगी। प्लीज एंटर द ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग ईयर आपने लिखा है लेट्स सपोज 2015, तो 2015 जो है वो इस वेरिएबल के अंदर चला जाएगा जिसका नाम है ज्वाइनिंग अंडरस्कोर ईयर। फिर उसके बाद आप कैलकुलेट कर रहे हो यहाँ पे कि यार इस बंदे ने कितना अरसा काम किया, तो कितना अरसा काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करने के लिए करंट ईयर में से ज्वाइनिंग ईयर की वैल्यू माइनस कर दें। करंट ईयर है लेट्स सपोज 2020, ज्वाइनिंग ईयर आपने इंपोर्ट किया है 2015, तो डिफरेंस कितना है 5 साल का। तो सर्विस अंडरस्कोर ईयर्स वेरिएबल के अंदर 5 आ जाएगा, और यहां पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि इफ द वैल्यू प्रेजेंट इन सर्विस अंडरस्कोर ईयर्स इज ग्रेटर देन 3, तो सर्विस अंडरस्कोर ईयर्स में तो 5 आएगा। अगर आपका करंट ईयर 2020 है, ज्वाइनिंग ईयर 2015 है, तो सर्विस अंडरस्कोर ईयर्स में आ जाएगा 5। तो आपकी ये कंडीशन क्या होगी, आपकी कंडीशन जो है ना वो ट्रू हो जाएगी, बिकॉज कंडीशन में लिखा है कि सर्विस ईयर्स ग्रेटर देन 3, तो सर्विस ईयर्स में तो 5 है, तो 5 इज ग्रेटर देन 3, द कंडीशन इज ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी ये दो स्टेटमेंट्स लाजमी तौर पे चलेंगी। बोनस वेरिएबल में आपने कहा कि 25 डाल दो, और सी आउट स्टेटमेंट में आप कह रहे हो कि द बोनस इज गिवन टू द एम्प्लॉय, सॉरी यहां पे चेंज कर लेते हैं इसको आउटपुट को, द बोनस गिवन टू द एम्प्लॉय इज इक्वल टू द वैल्यू प्रेजेंट इन बोनस वेरिएबल विच इज इक्वल टू 2500। फॉर एग्जांपल आपने करंट ईयर में डाला 2020, ज्वाइनिंग ईयर में डाला 2019, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 1, तो सर्विस अंडरस्कोर ईयर्स वेरिएबल में 1 पड़ा होगा। फिर आगे कंडीशन चेक होगी कि इफ सर्विस अंडरस्कोर ईयर्स इज ग्रेटर देन 3, यानी कि इफ 1 इज ग्रेटर देन 3, तो अब आप मुझे ये बताएं कि क्या 1 इज ग्रेटर देन 3? नो, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 3, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स। जब कंडीशन आपकी हो जाएगी फॉल्स, तो इफ की जो बॉडी है जो कि लाइन नंबर 17
से लेकर लाइन नंबर 20 के बीच में जो कुछ लिखा है इनमें से कोई एक स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी और आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर लें, इसको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आप, या आप अगर किसी स्टूडेंट्स को जानते हो जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, कंप्यूटर साइंसेज या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, तो आप उनके साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। और मेरा जो चैनल है कोड विद फैसल, काइंडली प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने का तरीका मैंने स्टार्ट में भी बताया, यहाँ पे आपको जो है वो सब्सक्राइब का बटन नजर आ जाएगा, ठीक है, आप उसको क्लिक कर लें तो आप उसको भी आराम से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो जो है वो समझ आ गई होगी, इसके अंदर जो कंटेंट है, जो लेक्चर था आज का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।